हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 5 चेतना, जिसके लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। पाठ 5 चेतना। चेतना मतलब जागृति। जागृत की अवस्था चेतना होती है। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आइए हम लोग डॉक्टर कलाम के जीवन पर बने एक छोटे से वीडियो को देखते हैं, समझते हैं। उसके पहले गद्य संबंधी साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, जिसको आप मराठी में मुलाकात कहते हैं, तो यह साक्षात्कार किसे कहा जाता है उसे समझते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत एवं विचारों का आदान प्रदान अर्थात लेना देना साक्षात्कार कहलाता है। जैसे इस पाठ में भी देखेंगे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और एक पत्रकार अरुण जी के बीच बातचीत हुई अलग अलग विषयों पे, उसे हम क्या कहेंगे? साक्षात्कार कहेंगे। इसमें एक या कई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं और वह व्यक्ति इन प्रश्नों के उत्तर देता है या इन पर अपनी राय व्यक्त करता है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं डॉक्टर एपीजे अब्दुल के जीवन के बारे में जानने के लिए, उनके कार्यों को जानने के लिए एक छोटा सा वीडियो आप आगे देखिए। प्रिय विद्यार्थियों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आप भारत देश के 11वें राष्ट्रपति रहे। आप सम्मानित प्रतिष्ठित वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े अभियंता अर्थात इंजीनियर थे। आपको भारत रत्न से भारत सरकार ने सम्मानित किया। आपकी उपलब्धियों के कारण, मिसाइल के क्षेत्र में आपकी उपलब्धियों के कारण लोग आपको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। आप इसी नाम से प्रख्यात रहे हैं। आपका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोटी रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ और आपकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 शिलांग मेघालय में हुई। आपके जन्मदिन को 15 अक्टूबर के दिन को भारत सरकार संपूर्ण भारत में वाचन प्रेरणा दिवस के रूप में मनाती है। आज जो पाठ आप पढ़ने जा रहे हैं, यह पाठ एक साक्षात्कार है जिसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और प्रसिद्ध पत्रकार अरुण के बीच में आपस में चर्चाएं हैं। आपको पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में भी जाना जाता है। बच्चों से अत्यधिक प्रेम आपको रहा है। जीवन पर्यंत आप एक शिक्षक के रूप में कार्य करते रहे हैं। जिस समय आप भारत देश के राष्ट्रपति बने तो आपने राष्ट्रपति शपथ लेते समय राष्ट्रपति भवन में अपने देश के बच्चों को, सामान्य नागरिकों को बुलाया, निमंत्रित किया। बच्चों से आपका अत्यधिक स्नेह, अत्यधिक प्रेम रहा है। आप मेरे सपनों का भारत 2020 इस कल्पना को साकार करने में लगे रहे। यहाँ पर संसार, ब्रह्मांड, मानवता, वास्तविकता, आत्मा आदि विषयों पर डॉक्टर कलाम ने अपने विचार प्रकट किए हैं। आपके ये विचार सभी लोगों को प्रेरणा देती हैं, सभी लोगों को आपसे परिचित करवाती हैं। आइए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर एक छोटा सा वीडियो देखें, उनके जीवन परिचय को उस वीडियो के माध्यम से हम जानें। नमस्कार। क्या आने वाली पीढ़ियों को हम ये कह पाएंगे कि हमने डॉक्टर कलाम को देखा था? यकीनन। देश के जो हालात हैं, जिन स्थितियों में ये देश गुजर रहा है, उसमें एक शख्स कुछ इस तरीके से ख्वाब लिए चलता है और उसके जरिए जिंदगी जीता है कि लगता वाकई है ये सब कुछ ख्वाब ही तो है। तो कलाम साहब के बहाने कहानियां, सपने, उड़ान, उम्मीद या फिर प्रवास देने वाले हौसले, जो कहिए, उनकी कामयाबियों के किस्से कौन नहीं जानता, मगर उन कामयाबियों के पीछे क्या दास्तां थी, संघर्ष की, सादगी की, गजब के समर्पण की। कलाम साहब हमारे बीच नहीं, मगर ये किस्से इंसानी नस्ल के लिए सदियों तक प्रेरणा देने वाले हैं।
आइए मिसाइल मैन और पीपल्स प्रेसिडेंट कहे जाने वाले अब्दुल कलाम की जिंदगी के ये पहलू आपको दिखाते हैं। वो अपनी दास्तां कहते कहते सो गए उस चिर निद्रा में जिसमें पलकें फिर नहीं खुलती। वो आंखें जो सिर्फ सपने नहीं देखती थी, उन्हें हकीकत की जमीन पर गड़ने का हुनर सिखाती थी। वो हमेशा के लिए बंद हो गई, मगर सपनों की उड़ान आखिरी सांस के साथ भी नहीं थमी। उड़ान एक लफ्ज में कहें तो यही कलाम साहब की जिंदगी का फलसफा था। साइंस से लेकर सपने तक का एक ही व्याख्यान। तुम जैसे सपने देखोगे वैसे ही बन जाओगे। शुरुआत होती है सपनों की इसी उड़ान से, जानने की उस जिज्ञासा से जो आगे चलकर विज्ञान की उड़ान को नई दिशा देने वाली थी। वो उड़ान थी चिड़ियों की। तब 5वीं क्लास में पढ़ते थे अब्दुल कलाम। आसमान में चिड़ियों को उड़ते देखना उन्हें खूब भाता था। एक दिन क्लास में टीचर से पूछ बैठे, आखिर ये चिड़िया उड़ती कैसे हैं? सवाल बहुत सहज था, हर किसी के मन में उठता है, मगर इसका जवाब कोई नहीं दे पाया। वो टीचर थे सुब्रमण्यम अय्यर, जिनका जिक्र कलाम साहब अक्सर करते थे। एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आने की प्रेरणा उन्हीं को बताते थे। कलाम साहब के मुताबिक उनके सवाल का जवाब समझाने के लिए सुब्रमण्यम अय्यर पूरी क्लास के बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए और उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर पूरी तकनीक बताई। इसके पीछे पक्षियों के शरीर की बनावट भी विस्तार से बताई। नन्हे कलाम को उस दिन सिर्फ अपने सवाल का जवाब नहीं मिला, बल्कि मासूम आंखों को एक सपना भी मिल गया। उड़ान का सम्मोहन उनकी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए बस गया। लेकिन वो सपना सच कैसे होता? हालात तो ऐसे थे कि पतंग भी बड़ी मुश्किल से उड़ाने को मिलती। செங்கலை போட்டு பார்ப்பார், குமிழி வருது ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார். பட்டமெல்லாம் செய்து விட்டு பறக்கிறது, ஏரோப்ளான் மாதிரி சும்மா காய்ச்சல் செய்து। 7 भाई बहनों में अपने माँ बाप के दुलारे तो बहुत थे अब्दुल कलाम, लेकिन घर की माली हालत ऐसी कि 2 वक्त के खाने की भी चिंता रोज रहती। नन्हे कलाम को रोटियां खाना बेहद पसंद था, जबकि उस इलाके में चावल की फसल ज्यादा होती थी। लेकिन माँ उनके लिए 2 रोटियों का इंतजाम रोज करती। एक दिन माँ ने अपने हिस्से की रोटी उन्हें परोस दी। अब्दुल कलाम को ये बात भाई से पता चली तो बेहद भावुक हुए। माँ से पहले खाना उन्हें फिर भी गवारा नहीं हुआ। 10-12 साल के होते होते अब्दुल कलाम को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास पूरा हो गया था। पिता जैनुल आबदीन पेशे से नाविक थे। रामेश्वरम आने जाने वाले तीर्थयात्रियों को नाव किराए पर देते थे, लेकिन चक्रवात में वो नाव भी टूट गई। पढ़ाई जारी रखने के साथ घर में आमद भी बनी रहे, इसके लिए साइकिल से अखबार बेचते। इसी दौरान वो पूरा अखबार भी पढ़ जाते। पढ़ने की ललक इतनी कि रोज सुबह 4 बजे ही उठ जाते और नहाकर गणित का ट्यूशन पढ़ने जाते। सुबह सुबह नहाने की वजह ये थी कि गणित के शिक्षक उन्हीं 5 बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते थे जो सुबह 4 बजे नहा कर आते थे। 5 बजे ट्यूशन से लौटने के बाद अब्दुल कलाम घर से 3 किलोमीटर दूर धनुष कौड़ी रेलवे स्टेशन जाते, वहां से अखबार ले आते और घूम घूम कर बेचते। अखबार बेचने के बाद तैयार होकर स्कूल जाते। शाम को लौटते तो अखबार के पैसों की वसूली के लिए जाते। थकान को कभी अपने सपनों की उड़ान के आड़े आने ही नहीं दिया। जब मैं घर घर अखबार बांटकर वापस आता था तो माँ के हाथ का नाश्ता तैयार मिलता। पढ़ाई के प्रति मेरे रुझान को देखते हुए मेरी माँ ने मेरे लिए छोटा सा लैंप खरीदा था, जिससे मैं रात को 11 बजे तक पढ़ सकता था। पढ़ाई के साथ पक्षियों की उड़ान से जगा सपना हमेशा युवा अब्दुल कलाम की आंखों में तैरता रहा। तब वो एयरफोर्स में भर्ती होना चाहते थे। ख्वाहिश थी पायलट बनने की, लेकिन ये पूरी नहीं हुई। भर्ती 8 लोगों की होनी थी, लेकिन टेस्ट में अब्दुल कलाम का नंबर 9 आया। सपना पूरा नहीं हुआ, मगर उस नाकामी के बाद भी उड़ान का जोश दोगुना हो गया। आज तक ब्यूरो। अब की पीढ़ी से पूछिएगा तो कहेगा जी सपने तो देखने चाहिए, लेकिन कलाम साहब कहते थे सपना वो नहीं जो नींद में आए, बल्कि सपना तो वो है जो नींद ही ना आने दे।
युवा अब्दुल कलाम का सपना नींद का सपना नहीं बल्कि जागती आंखों का सच था। एक ऐसा सच जिसके लिए संघर्ष चाहिए, पढ़ाई, विज्ञान की ललक, लगन, सब कुछ चाहिए। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 3 रात तक जग कर अपनी थीसिस पूरी की क्योंकि स्कॉलरशिप मिल सके। स्थिति इतनी बार नहीं है। डिग्री मिली तो उसके बाद स्पेस साइंस की दिशा में बढ़ते हुए, लेकिन सवाल इतना भर नहीं है। आसमान सामने खड़ा था लेकिन पांव जमीन से हिल नहीं रहे थे। डॉक्टर कलाम का मतलब यही था। बारिश में सभी चिड़ियां बसेरा ढूंढती हैं, मगर बाज पानी से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ान भरता है। कलाम साहब की फितरत में कुछ यूं बसती थी कुदरत। विज्ञान की बुलंदियां इन्हीं दलीलों से हासिल की गईं। हौसले की उड़ान कुछ ऐसे ही तय की गई। देश के पहले स्पेस लॉन्च व्हीकल से लेकर परमाणु परीक्षण और 5000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली अग्नि मिसाइल तक कामयाबियां तमाम हैं कलाम साहब के नाम, मगर इन्हें हासिल करने का जज्बा इंसानी इच्छा शक्ति की मिसाल बन गया। शुरुआत होती है 1960 से, जब युवा सपनों को आकार देने के लिए अब्दुल कलाम दिल्ली आए और रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास और अनुसंधान विभाग में बतौर वरिष्ठ वैज्ञानिक का कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने सेना के लिए छोटा हेलीकॉप्टर डिजाइन किया, सुपरसोनिक लक्ष्य भेदी विमान का खाका तैयार किया। सपनों की वही उड़ान 1969 में नया मोड़ लेती है, जब अब्दुल कलाम इसरो में देश के पहले स्पेस लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट के डायरेक्टर बनाकर भेजे गए। तब अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान नया नया ही बना था। अब्दुल कलाम के साथ तमाम वैज्ञानिक रॉकेट और प्रोजेक्ट के दूसरे सामान साइकिल और बैलगाड़ियों से साइट तक ले जाते थे। 70 के पूरे दशक में सपनों के लिए संघर्ष कुछ ऐसे ही चला। राजा रमन्ना जैसे सीनियर के साथ वो पहले परमाणु परीक्षण के गवाह बने। देश के पहले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट को डायरेक्ट किया। कामयाबी की पहली उड़ान 1980 में भरी, जब रोहिणी नाम का सैटेलाइट धरती की कक्षा के करीब स्थापित कर दिया। कलाम साहब की उस कामयाबी से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खासी प्रभावित हुईं। उन्हीं की सलाह पर एडवांस और गाइडेड मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। कहा जाता है कैबिनेट ने उस प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दी, लेकिन इंदिरा गांधी ने अब्दुल कलाम के मिसाइल प्रोजेक्ट के लिए सीक्रेट फंड का इंतजाम किया। आज के अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल उसी बुनियाद पर हिंदुस्तान की ताकत का परचम लहरा रहे हैं। और दुनिया 11 और 13 मई 1998 का वो दिन कैसे भूल सकती है, जब तमाम बंदिशों और अमेरिका जैसे देशों के जासूसी सैटेलाइट की निगरानी के बावजूद भारत पोखरण में परमाणु टेस्ट करने में कामयाब रहा। यह कलाम साहब की ही काबिलियत थी कि दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। तब कलाम साहब प्रधानमंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार थे। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें मंत्री बनने का ऑफर दिया था, लेकिन कलाम साहब ने मना कर दिया। उनकी योजना तो देश को परमाणु ताकत के आधुनिक पहलुओं से लैस करने की थी। मार्च 1998 में वो पूरे प्रोजेक्ट के साथ पीएम से मिले और न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी। उसी मुलाकात में परमाणु परीक्षण को मंजूरी मिल गई। प्रोजेक्ट का नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। कलाम का कोड नेम रखा गया मेजर पृथ्वीराज। टेस्ट की तैयारियों के साथ एक चुनौती और भी थी, अमेरिकी सैटेलाइट को भनक नहीं लगने देने की। इसके लिए कलाम साहब अपनी टीम के साथ रात में काम करते, पोखरण साइट पर आने जाने के लिए अलग रास्तों का इस्तेमाल किया करते। टेस्ट से पहले अमेरिका के जासूसी उपग्रहों को गुमराह करने के लिए पोखरण से दूर अलग इलाके में सेना की गतिविधियां बढ़वा दी, ताकि जासूसी उपग्रहों का ध्यान उधर चला जाए। 11 मई को पहले टेस्ट और 13 मई को 3 और टेस्ट तक दुनिया को भनक तक नहीं लगी, और जब लगी तब तक कलाम पूरे हिंदुस्तान की परमाणु शक्ति के नायक बन चुके थे। रविन्द्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा शब्द से अलंकृत किया था। लेकिन इस दौर में आप किस शब्द के साथ डॉक्टर कलाम का नाम जोड़ेंगे, जो भी तय कीजिए, लेकिन कामयाबियां उनके पीछे थी, एक के बाद एक फेरिस्त के जरिए जुड़ती चली गई। लेकिन उनके पास क्या था? न अपना घर
ना अपनी खरीदी जमीन, ना कोई गाड़ी। राष्ट्रपति बनने के बाद जो भी था वह भी दान में दे दिया। 2 सूटकेस के साथ राष्ट्रपति भवन आए थे और यूं ही चले गए। देश के संवैधानिक प्रमुख रहे शख्स की जिंदगी में सादगी की यह मिसाल किस रूप में कैसे चलती चली गई, देखिए जरा। हिंदुस्तान की सामरिक ताकत और अंतरिक्ष में तकनीकी उड़ान के नायक अब्दुल कलाम जब देश के राष्ट्रपति बने तब चर्चा एक ही थी, मिसाइल मैन की सादगी। देश के लिए समर्पण तो दुनिया पहले ही देख चुकी थी। सुर्खियों में थी सादगी। वो सादगी उनकी पूरी शख्सियत में दिखती थी। मगर ये कहानी तो तब शायद ही किसी को पता चली। जब राष्ट्रपति बने तो 2 सूटकेस लेकर राष्ट्रपति भवन में आए थे और जब राष्ट्रपति भवन से वापस गए तो हमेशा ये कहते थे कि 2 सूटकेस हैं और मेरी किताबें हैं। और जब राष्ट्रपति बने 2002 में तो मिलिट्री की कई ट्रक्स और वैन्स और ये सब एशियाड विलेज गए जहां वो रुकते उस टाइम रहते थे एज साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो लोग समझे कि राष्ट्रपति मूव कर रहे हैं तो बहुत कुछ सामान होगा। तो उन्होंने कहा भाई आप लोगों ने क्यों तकलीफ की, मेरे पास तो सिर्फ 2 सूटकेस हैं जो कार में रख के चले जाएंगे। राष्ट्रपति भवन में 2 सूटकेस के साथ आए और 5 साल बाद इसी तरह विदा भी हुए कलाम साहब। लेकिन अपने साथ कई चीजें बदल गए राष्ट्रपति भवन में। 75 साल पुराने किचन के पुराने बर्तनों को सहेजकर किचन म्यूजियम बनवाया। अशोक हॉल को नए सिरे से सुसज्जित किया। बच्चों से आए तोहफों को सहेजकर अलग संग्रहालय बनाया। मुगल गार्डन की सैर करने वालों के लिए पानी और स्नैक्स का इंतजाम कराया। वो बदलाव आज भी दिखता है। खानसामे से लेकर बटलर तक कलाम साहब की वो सादगी याद करता है कि हम लोगों के अपने 5 साल उनके साथ रहे। तभी हमें महसूस नहीं हुआ कि हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास नौकरी कर रहे हैं। अच्छा। उनका नेचर ऐसा था, हमको उन्होंने ऐसा रखा था अपने कोई मदर फादर अपने बच्चों को अपने पास रखते हैं। हमारे बच्चों को भी अच्छी तरह जानते थे वो। हमारे बच्चे बहुत लाइक करते थे। जब हमने कल सुना तो पूरी रात बच्चे न सो पाए न हम सो पाए। सादा जीवन उच्च विचार की जीती जागती मिसाल बने रहे कलाम साहब। राष्ट्रपति बनने के बाद तो अपनी बची खुची संपत्ति भी दान कर दी। इसकी दलील दी, अब मैं राष्ट्रपति बन गया हूं, मेरी देखभाल तो आजीवन अब सरकार करेगी। अब मैं अपनी बचत और वेतन का क्या करूंगा। जब तक राष्ट्रपति भवन में रहे कलाम साहब, मिलने आने वाले करीबियों और रिश्तेदारों पर खर्च अपना किया। राष्ट्रपति भवन के स्टाफ को ये कहा कि इन सबका खर्चा मैं पे करूंगा, इनका जो बिलिंग हो आप मेरे ऊपर करिएगा, मेरे मेहमान हैं। राष्ट्रपति भवन की गाड़ियां उनको लेने नहीं गई, उन्होंने टैक्सीज अरेंज की एज राष्ट्रपति ऑफ भारत, एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अरेंज टैक्सीज फॉर फेरिंग हिज रिलेटिव्स फ्रॉम स्टेशन टू राष्ट्रपति भवन। कलाम साहब की सादगी का एक पहलू और था, राष्ट्रपति भवन के पशु पक्षियों से खास लगाव। मोर से लेकर घोड़ों तक इलाज खुद खड़े रहकर कराया। सेना के कैवलरी डिवीजन के एक घोड़े को आंख से दिखना बंद हुआ तो वेटनरी स्पेशलिस्ट से उसका ऑपरेशन कराया। एक मोर का पांव टूट गया तो उसकी प्लास्टर पट्टी करवाई। 2007 में राष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्होंने खुद को बच्चों और युवाओं के लिए समर्पित कर दिया। और होनी देखिए, मौत भी आई तो उन्हीं युवाओं के बीच जिनकी ऊर्जा वो 84 की उम्र में भी महसूस करते थे। स्मिता शर्मा के साथ आतिर खान, दिल्ली आज तक। आखिरी सांस के साथ चिंता देश की ही बनी रही और उनमें से एक ये कि कैसे देश की संसद सुचारू रूप से चले। ये बात वो IIM शिलोंग के स्टूडेंट से पूछने ही वाले थे, मगर जिंदगी की डोर बीच में ही टूट गई। ये सवाल अब देश के राजनेताओं के सामने है और यह वाकई आने वाली पीढ़ियों को हम कह पाएंगे हमने डॉक्टर कलाम को देखा था। तो श्रद्धांजलि के साथ क्या वो कलाम साहब की ये इच्छा पूरी करेंगे राजनेता? खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन एक डोर टूटी है। फिलहाल
मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पीछे आपने जो वीडियो देखा वह पसंद आया होगा। वसुधैव कुटुंबकम अर्थात वसुधा अर्थात पृथ्वी पर जो जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, लोग हैं, वह सब मेरे परिवार के अंग हैं। इसी विषय को हमें इस पाठ के माध्यम से देखना है। औरों को हंसते देखो मन, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, बड़ा बना लो, सबको सुखी बनाओ। यह संपूर्ण संसार ही मेरा परिवार है और इस संसार को विकसित बनाने, इस संसार को ऊंचाई पर ले जाने का कर्तव्य यह मेरा है। यह मेरी जिम्मेदारी है कि मेरा देश, मेरा संसार, यह ब्रह्मांड सुखी, शांत और समृद्ध रहे। आइए पाठ में चलते हैं। अरुण, इस विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठकर कितनी गहन अनुभूति होती है। अनुभूति अर्थात अनुभव। त्रिपुरा के शिल्पकारों ने बांस की कितनी सुंदर कुटी बनाई है। यहाँ पे लेखक मतलब पत्रकार अरुण जी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो इस पाठ के लेखक हैं, महामना है, महापुरुष हैं, जो हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं, जिन्हें आप मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, उनसे वे प्रश्न कर रहे हैं और कहते हैं इस बहुत ही बड़े बरगद के पेड़ के नीचे आप बैठते हैं तो आपको बहुत ही गहरा अनुभव होता होगा, बहुत ही सुंदर सुंदर ख्याल विचार आपके मन में आते होंगे। आगे लेखक यह भी बताते हैं कि यह जो कुटिया है आपकी, इस कुटिया का निर्माण त्रिपुरा जो कि आसाम की तरफ आता है, पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, वहाँ के शिल्पकार अर्थात घर बनाने वाले आर्किटेक्ट लोगों ने बांस से बनाया है। बांस आप जानते हैं एक पेड़ होता है, उससे यह सुंदर कुटी आपकी बनाई गई है। तो वहाँ पे बताते हैं, अरुण जी कहते हैं कि जिस बरगद के पेड़ के नीचे आपकी यह कुटी बनी हुई है, उसे त्रिपुरा के शिल्पकारों ने बनाया है, बांस से बनाया है और यह कुटी बहुत सुंदर है। इसके नीचे जब आप बैठते होंगे तो आपको बहुत ही अच्छे विचार आपके को आते होंगे, आपके मन में आते होंगे। प्रश्न यहाँ पर बनता है कि डॉक्टर कलाम की कुटी का नाम, तो डॉक्टर कलाम की कुटी का नाम अमर कुटी है, जो कि डॉक्टर कलाम आगे बताएंगे। डॉक्टर कलाम, मैंने इसे अमर कुटी का नाम दिया है, तो डॉक्टर कलाम की कुटी का नाम अमर कुटी। तो इन दोनों में बातचीत हो रही है, साक्षात्कार हो रहा है अरुण जी और डॉक्टर कलाम के बीच। डॉक्टर कलाम की अमर कुटी का निर्माण इन्होंने किया, त्रिपुरा के शिल्पकारों ने किया। कुटी या इससे बनाई गई है, बांस से बनाई गई है। डॉक्टर कलाम की अमर कुटी इसके नीचे है, विशाल वट वृक्ष के नीचे है। अरुण, अमर कुटी ही क्यों? अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पे एक संजाल सा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। डॉक्टर कलाम अरुण को बताते हैं कि मेरी यह जो बांस से बनी हुई कुटी है, जो जिसे त्रिपुरा के शिल्पकारों ने बनाया है, इसका नाम मैंने अमर कुटी रखा है। तब डॉक्टर कलाम के इस जवाब पर अरुण, जो कि उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, पत्रकार हैं, उनके मन में प्रश्न उठता है और वो पूछ बैठते हैं कि आखिर आपने इसे कोई दूसरा नाम क्यों नहीं दिया, इसका नाम अमर कुटी ही क्यों रखा। अमर में देखेंगे तो यहाँ अ उपसर्ग है, मूल शब्द है मर, तो यहाँ पे अमर का मतलब होता है जिसकी मृत्यु ना हो। अगर इसमें हम प्रत्यय लगाएं तो ता प्रत्यय आएगा, तो बन जाएगा शब्द अमरता। अब डॉक्टर कलाम यहाँ पे बता रहे हैं कि आखिर उन्होंने अपनी कुटी का नाम अमर कुटी क्यों रखा। डॉक्टर कलाम, यहाँ बैठकर मुझे कुछ ऐसी अनुभूति होती है जो अमर है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जब मैं अपनी इस बात से बनी हुई कुटी में बैठता हूँ, जो कि बरगद के वट वृक्ष के नीचे है, यहाँ बैठता हूँ तो मुझे कुछ ऐसे विचार आते हैं, कुछ एक ऐसे अनुभव होते हैं, जो विचार मेरे मन में हमेशा बने रहते हैं, वे कभी नष्ट नहीं होते हैं। यहाँ बैठकर संसार की सारी घटनाएं किसी अनदेखी शक्ति की लीला भर नजर आती हैं। आगे वे कहते हैं डॉक्टर कलाम साहब, जब मैं अपनी इस कुटी में, अमर कुटी में बैठता हूँ
तो संपूर्ण संसार में जो कुछ घट रहा है, जो कुछ हो रहा है, वह देखकर समझकर मुझे लगता है कि इसके पीछे किसी शक्ति का हाथ है, यह उसकी लीला है, उसका खेल है। अर्थात जो कुछ घट रहा है वह किसी ताकत, किसी शक्ति, उस शक्ति को नाम कोई जो है ईश्वर देता है, कोई कहता है कि वह अल्लाह है, कोई कहता है वह भगवान है। उसी को डॉक्टर कलाम कहते हैं कि संसार में जो कुछ घट रहा है वह किसी शक्ति अर्थात ईश्वर या अल्लाह की का खेल नजर आता है। लीला का अर्थ है खेल, शक्ति अर्थात ताकत। मन, आकाश और अंतरिक्ष का विन्यास एक जैसे लगते हैं। आगे डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जब मैं यहाँ पर स्कूटी में बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि जिस तरह से मेरा मन है वह बृहद है, विशाल है, उसमें कितनी भी जानकारी भरी जा सकती है और कितना भी विचार पैदा हो सकते हैं। उसी तरह से आकाश है, वह अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसी तरह से अंतरिक्ष है, आकाश और अंतरिक्ष में अंतर होता है। आकाश और धरती के बीच का जो स्थान है जिसे स्पेस कहते हैं अंग्रेजी में, उसे अंतरिक्ष कहा गया है। आगे डॉक्टर कलाम कहते हैं जैसे मन जो है उसमें अनेक विचार पैदा होते हैं, उसकी गहराई का कोई और छोर नहीं, कोई जानकारी नहीं मिलती कि मन कितना गहरा है, मन में कितने भी विचार पैदा होते हैं। जैसे आकाश है उसके अंत का कोई किनारा नहीं है, उसी तरह जैसे अंतरिक्ष भी है उसका भी कोई अंत, कोई और छोर नहीं है। लेखक कहते हैं कि डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जब वे स्कूटी में बैठते हैं तो उन्हें लगता है कि जैसे आकाश और अंतरिक्ष बृहद है, बहुत बड़े हैं, विशाल हैं, वैसे मन भी बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। और तीनों की रचना, किन तीनों की? मन, आकाश और अंतरिक्ष। विन्यास मतलब रचना, अंतरिक्ष, इन तीनों की रचना एक समान लगती है। प्रश्न आपके बनते हैं, प्रश्न यह बनता है डॉक्टर कलाम के अनुसार इनकी रचना एक जैसी है, इनका विन्यास एक जैसा है। 3 बॉक्स हैं, एक हुआ मन, दूसरा हुआ आकाश, तीसरा हुआ अंतरिक्ष। अब यहाँ पे आपका प्रश्न यह जो बनता है, प्रश्न यह बनता है कि डॉक्टर कलाम ने अमर कुटी, अपनी कुटी का नाम अमर कुटी रखा, कारण लिखिए। तो उत्तर होगा कि यहाँ बैठकर, मुझे की जगह उन्हें लिखेंगे एक बॉक्स में, कुछ ऐसी अनुभूति होती है जो अमर है, एक बॉक्स में। दूसरा, यहाँ बैठकर संसार की सारी घटनाएं अनदेखी शक्ति की लीला नजर आती हैं। और तीसरा, मन, आकाश और अंतरिक्ष का विन्यास एक जैसे लगते हैं। तो इस तरह से 3 बॉक्स यहाँ पे संजाल में बनेंगे। अनुभव से अनुभूति इति प्रत्यय लगाया गया है। संसार का संधि विग्रह करेंगे तो स के ऊपर डॉट लगा, अनुस्वार लगा तो समधन सार व्यंजन संधि हो जाएगा। यहाँ पे अनदेखी में अन उपसर्ग होगा। शक्ति में शक्तिहीन, हीन प्रत्यय लगेगा। आकाश में प्रत्यय जोड़ेंगे तो ई प्रत्यय जुड़ेगा, वह आकाशीय बनेगा। आगे चलते हैं। अरुण जी, लेकिन मन का संसार तो बहुत ही अव्यवस्थित और बड़ा भ्रांति भरा है। अरुण जी कहते हैं कि अंतरिक्ष शांत होता है, आकाश शांत होता है, लेकिन जो मन का संसार है, आकाश की दुनिया, अंतरिक्ष की दुनिया, उसके बारे में अरुण जी का मानना है वह तो बड़ा शांत होता है, व्यवस्थित होता है, लेकिन मन की जो दुनिया, मन का जो संसार है वह व्यवस्थित नहीं होता। उसमें हमेशा उथल पुथल होती रहती है और भ्रांति होती है। भ्रांति अर्थात भ्रम, धोखा, संदेह, संशय से भरा हुआ। अर्थात अरुण जी का कहना यह है कि मन में कोई भी ख्याल, कोई भी विचार, कोई भी भाव क्रम से नहीं आता, आगे पीछे आते रहते हैं। और कभी भी मन में ये विचार आते हैं, यह करें या न करें, या करें या न करें, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अर्थात मन में तरह तरह के ख्याल, तरह तरह के संदेह आते रहते हैं। तो मन जो है इनसे भरा रहता है। यह प्रश्न बना तो वह उत्तर होता है अव्यवस्थित और भ्रांति भरा हुआ है। अव्यवस्थित है और भ्रांति भरा। मन की विशेषता क्या है?
तो अव्यवस्थित है और भ्रांतियों से भरा हुआ है। भावों, अनुभूतियों और कल्पनाओं के कैसे कैसे बहुरंगी स्वरूप देखने को मिलते हैं। आगे अरुण जी कहते हैं कि मन में एक के बाद एक भाव, एक के बाद एक विचार, एक के बाद एक अनुभूति। अनुभूति मतलब जो हमने अनुभव किया है, झेला है, अपने ऊपर गुजरा है, उसे अनुभूति कहते हैं। और न जाने कैसे कैसे ख्यालात, कल्पना मन में पैदा होते रहते हैं। वह बहुरंगी होते हैं, अर्थात बहुत सारे रंगों के होते हैं। और ये हमारे मन में भाव, अनुभूत और कल्पनाओं के अनेकों रंग जन्म लेते रहते हैं। कभी यह तो कभी वह, इसके विपरीत यह संसार तो बड़े व्यवस्थित रूप से संचालित होता है। अरुण जी कहते हैं डॉक्टर कलाम से, जब वो कहते हैं डॉक्टर कलाम कि यहाँ पर बैठने के बाद, कुटी में बैठने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मन, आकाश और अंतरिक्ष एक जैसे हैं, तब अरुण जी कहते हैं कि मन का जो संसार है, मन की जो दुनिया, आप बोलेंगे मन की दुनिया यानी हमारा मन, वह अव्यवस्थित है, वह संदेहों से भरा हुआ है। उसमें बहुत सारे रंगों वाले भाव पैदा होते हैं, बहुत सारे अनुभव पैदा होते हैं, न जाने कैसी कैसी कल्पनाएं पैदा होती हैं और इसमें विपरीत घटनाएं होती रहती हैं। कभी मन करता है कि हम यह करें, कभी मन करता है कि यह न करें। इस तरह से मन में यह विपरीत ख्याल, विपरीत विचार पैदा होते रहते हैं। आगे अरुण जी कहते हैं यह मन का जो संसार है यह अव्यवस्थित है, अव्यवस्थित रूप से चलता है। संचालित होना, चलना। व्यवस्था, व्यवस्था में अगर संधि विग्रह करें तो वी धन अवस्था स्वर संधि होता है। व्यवस्था में इत प्रत्यय लगाते हैं तो वह बनता है व्यवस्थित। व्यवस्थित में अ उपसर्ग लगाते हैं तो वह बनता है अव्यवस्थित। अरुण जी के इन प्रश्नों का जवाब डॉक्टर कलाम देते हैं। वे कहते हैं यह संपूर्ण ब्रह्मांड, ब्रह्मांड जिसे आप इंग्लिश में यूनिवर्स कहते हैं, यह संपूर्ण ब्रह्मांड तो निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत गतिशील रहता है, परंतु संसार के विषय में तो ऐसा नहीं है। आगे लेखक कहते हैं कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, हर चीज की एक निश्चित गति है कि सूर्य इस समय निकलेंगे, इस समय अस्त होंगे, इस समय वर्षा होगी, इस समय यह होगा। ये सब की ऋतुएं इत्यादि सब कुछ घटनाएं वहाँ पे एक व्यवस्था के अंतर्गत होता है। निश्चित समय पे ठंडी, निश्चित समय पे गर्मी, निश्चित समय पे वर्षा होती रहती है, दिन के बाद रात होता रहता है और ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। गतिशील होना यानी चलते रहना। परंतु संसार के विषय में तो ऐसा नहीं है। यहाँ तो बड़ी अफरा तफरी है। संसार मतलब मन के संसार। यहाँ तो बड़ी अफरा तफरी है। जिस प्रकार सृष्टि के बाह्य संसार के संचालन के लिए कुछ निश्चित नियम हैं, जैसे गुरुत्व का नियम और वायु गतिकी का नियम, ठीक उसी प्रकार मन के आंतरिक संसार के संचालन के लिए भी निर्धारित नियम है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि ब्रह्मांड जो है वह एक नियम के तहत में गतिशील होता है। दिन के बाद रात, सुबह के बाद शाम, और समय पे वर्षा होना, समय पे ठंडी पड़ना, ये सब होता ही रहता है, एक नियम के तहत में चलता है। लेकिन जो मानव मन का संसार है वहाँ अफरा तफरी अर्थात भाग दौड़ लगी रहती, अव्यवस्था रहती है। सृष्टि, सृष्टि मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड। बाह्य मतलब बाहरी, संचालन करना, संचालन का संधि विग्रह करें समधन चालन। आगे डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जिस तरह से ये संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालन के कुछ नियम हैं, गुरुत्व का नियम जो होता है कि कोई भी वस्तु जो है वह एक जो है सीमा तक, ऊंचाई तक फेंकी जा सकती है, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसे नीचे आना पड़ता है। या फिर वायुगतिकी का नियम, वायुगतिकी का नियम अर्थात जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में कोई भी चीज प्रवाहित होती है, बहती रहती है।
डॉक्टर कलाम कहते हैं जिस तरह से ये नियम पूरे सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, उसी तरह से हमारे मन का जो अंदर का संसार है, अंदर की दुनिया जो है, जिसमें विचार आते हैं, कल्पना आती है, सपने आते हैं, वे सभी जो है निर्धारित किए जा सकते हैं, उनको व्यवस्थित किया जा सकता है। निर्धारण प्रत इत प्रत्यय है, अंतर में इक लगाया आंतरिक बन गया, वायुगत में इक लगाया वायुगतिकी बन गया, निश्चित का संध विग्रह निधन चित होगा। इन नियमों को समझ से जीवन के अनुभवों को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अगर आप इन नियमों को समझ जाएं, जैसे कि हम अपने मन को केंद्रित कर लें, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं, तब आप अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हैं, बेहतर ढंग से अपने अनुभवों को प्रकट कर सकते हैं। कई बार देखिए ना, मन में ख्याल आते हैं यह करूं या ना करूं। डॉक्टर कलाम का कहना है कि अगर आप अपनी इंद्रियों को, अपने मन को अपने वश में कर लेते हैं, तब वहां पर आपको इन प्रश्नों का उत्तर खोजने में तकलीफ नहीं होगी। एक बार अपनी आत्मा के संपर्क में आ जाने पर मनुष्य मानो इस ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु के रूप में क्रियाशील हो जाता है। डॉक्टर कलाम का यह कहना है, व्यक्ति को अपनी आत्मा का परिचय पाना चाहिए, अर्थात ध्यान लगाना चाहिए, योग करना चाहिए, और उसके माध्यम से जब आप अपनी आत्मा के संपर्क में आएंगे, अर्थात बाहरी दुनिया से आप कट करके विचारों की दुनिया में जाएंगे, अपने मन को वही सोचने पर विवश करेंगे जो इस संसार में जरूरी है, तो निश्चित है कि आपको इस संसार के ऊपर नियंत्रण करने में देर नहीं लगेगी। डॉक्टर कलाम का यही कहना है कि सपने वे नहीं होते हैं जो खुली आंखों सोते समय देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं और जिनको पूरा करने के लिए व्यक्ति की आंखों की नींद गायब हो जाती है और व्यक्ति सो नहीं पाता है। सपने वे होते हैं। अरुण, संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु बनना तो सचमुच एक महान अनुभूति है, लेकिन इसका अभिप्राय क्या है? डॉक्टर कलाम ने कहा, जब आप अपनी आत्मा को पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे, आपकी इंद्रियां, आपका मन आपके वश में हो जाएगा, तो आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स के केंद्र में आ जाएंगे, अर्थात आपको पूरे ब्रह्मांड में क्या कुछ घटित हो रहा है उसका अनुभव होने लगेगा। अभिप्राय का यहाँ पे अर्थ होता है मतलब। संपूर्ण का संधि विग्रह है, समधन पूर्ण व्यंजन संधि है। देखिए डॉक्टर कलाम ने कितना बढ़िया जवाब दिया। ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु के रूप में क्रियाशील होना यानी गतिशील होना, शील प्रत्यय है, होने पर आप यह अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ संयोग जन्य कुछ भी नहीं है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अगर आप ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु के रूप में अपने आप को बना लेंगे, अर्थात प्रकृति से, इस ब्रह्मांड से अपने आप को जोड़ लेंगे, तो आप यह जान जाएंगे, समझ पाएंगे कि संयोग से कुछ नहीं होता, अर्थात यह होना था या हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज के पीछे कोई न कोई कारण होता है। जब आप पूरी दुनिया से अपने को जोड़ लेंगे, प्रकृति से जोड़ लेंगे, तो निश्चित है कि आपको ये सारे ज्ञान अवश्य मिलेंगे। हम सभी एक दूसरे से संबद्ध हैं अर्थात जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कलाम यहाँ विज्ञान की भाषा में कहते हैं, जैसे एक अणु से दूसरा अणु जुड़ा रहता है, एक पिंड से दूसरा पिंड जुड़ा रहता है और एक से दूसरा गतिशील होता है, ठीक उसी तरह से इस संपूर्ण सृष्टि में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं, जीव है, जंतु है, प्रकृति है, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे में शब्द युग है। यहाँ एक जीव को दूसरे जीव से उसी प्रकार अलग नहीं किया जा सकता है जैसे हवा से झोंके को, अर्थात जैसे हवा जब बहती है तो उसका झोंका भी उसके साथ बहता है, ठीक उसी तरह से इस संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जितने जीव हैं, प्राणी हैं, प्रकृति है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। निश्चित है कि डॉक्टर कलाम के ऊपर यह वीडियो आपको
बहुत पसंद आया होगा। निश्चित है कि आप जागृत होंगे, आपके अंदर की चेतना जागेगी। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।